स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, वर्ल्ड फैक्ट्री की उपाधि लिए दुनिया भर में अपनी आर्थिक ताकत का दम भरने वाले देश चीन में अब हवाएं अपना रुख कुछ बदलने लगी हैं। पिछले कुछ दिनों से या फिर यूं कहें कि पिछले कुछ सालों से डेंग जाओपिंग द्वारा लाए गए रिफॉर्म सीजन में इस इकोनॉमिक पावर हाउस में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग मैजिक के डाउनफॉल की ओर इशारा करती हैं। रिसेंटली एक पे डिस्प्यूट के चलते चाइना में एप्पल आईफोन प्रोड्यूस करने वाली बिगेस्ट फैक्ट्री में पुलिस द्वारा प्रोटेस्टिंग वर्कर्स पर लाठी चार्ज किया गया। दरअसल एप्पल आईफोन का लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट असेंबलर फॉक्सकॉन आईफोन 14 के ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में काफी दिक्कतें फेस कर रहा है और इसका एक बड़ा कारण ये है कि ज़ेंगज़ोउ में लोकेटेड फैक्ट्री से हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज ने वॉकआउट कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और पे डिस्प्यूट के चलते हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रोटेस्ट तो दुनिया के कई देशों में आए दिन होते रहते हैं, तो इसमें नया क्या है? तो हम आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक आम बात या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पावर के अंदर पनप रही कई सारी बड़ी समस्याओं की ओर इशारा करती है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये प्रोटेस्ट चाइनीज इकोनॉमी के बड़े स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। हम जानेंगे कि क्या सच में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाने वाला चाइना अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना मैन्युफैक्चरिंग मैजिक खोता जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 और GS3 सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कभी यूपीएससी के एग्जाम से नजदीकियां रही हैं तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि यूपीएससी सीएससी की तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। पर आप सोच रहे होंगे, सर की तैयारी तो हम सब भी करना चाहते हैं, पर हमारे सपनों के पंखों को इस एग्जाम की तैयारी की महंगी फीस काट देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये पंखों के काटे जाने की कहानी आखिरी साल तक थी, क्योंकि स्टडी IQ ने आपकी इस तैयारी को नए पंख देने का प्रण लिया है। क्योंकि स्टडी IQ आपके लिए सुपर लर्निंग डे सेल्स लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आप इस देश के सबसे बेहतरीन यूपीएससी फाउंडेशनल बैचेस को मात्र 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th दिसंबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। इन फाउंडेशनल बैचेस में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और फाउंडेशनल बैचेस के अलावा दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बैचेस भी सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी भी जानने वाले दोस्त ने या फिर भाई बहन ने यूपीएससी का सपना देखा है तो सपने को पंख देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना को मेरे वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट पावर हाउस स्टेटस फॉक्सकॉन जैसी कंपनी से ही डिराइव होता है, जो दुनिया भर के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी की गुड्स को असेंबल करने का काम करती है। लेकिन चाइना में ऑनगोइंग कोविड आउटब्रेक्स के चलते जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है। ऐसे में फैक्ट्रीज को रन करना और कोविड को मैनेज करने में कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि चाइना की करंट रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी कोविड आउटब्रेक को कंट्रोल करते हुए इन फैक्ट्रीज को बंद नहीं करना चाहती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके लिए सीसीपी ने क्लोज लूप मैनेजमेंट नाम की एक टैक्टिक का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत वर्कर्स को बिना किसी आउटसाइड कॉन्टैक्ट के फैक्ट्रीज में ही रहना होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में वर्कर्स का आरोप है कि फॉक्सकॉन ने हायर पे का ऑफर देकर ज़ेंगज़ोउ फैक्ट्री में उन्हें अपॉइंट कर लिया, लेकिन जैसे ही वो वहां आए उनके पे टर्म्स में बदलाव कर दिए गए। इस बात को लेकर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच टसल शुरू हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया में कई सारी वीडियोस देखने को मिले जहां हजारों की तादाद में वर्कर्स मास्क पहनकर पुलिस से दो हाथ करते दिखाई दिए। ये प्रोटेस्ट ऐसे टाइम पर हो रहे हैं जब जीरो कोविड पॉलिसी के चलते पूरे चाइना में सीसीपी के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग घरों से कन्फाइन कर दिए गए हैं और दुकानों और ऑफिसेज पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। कई वीडियोस में रेसिडेंट्स द्वारा जीरो कोविड इंश्योर करने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर अटैक्स भी देखने को मिल रहा है। न्यू ताइपे सिटी में हेडक्वार्टर्ड फॉक्सकॉन ने बताया कि वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को प्रॉपर्ली फुलफिल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में वर्कर्स के कन्फाइन होने के आरोप को भी नकार दिया है। खैर, जैसा कि हमने कहा, ये प्रोटेस्ट केवल फॉक्सकॉन फैक्ट्री या जीरो कोविड पॉलिसी तक सीमित नहीं है, बल्कि चाइनीज इकोनॉमी में एक बड़े स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग मैजिक और उसकी डिक्लाइन ट्रेंड से रिलेटेड डेटा और फैक्ट्स पर डालते हैं। दोस्तों, पिछले 40 सालों में जिस मैन्युफैक्चरिंग मैजिक को चाइना साल दर साल परफॉर्म करता आया है, उसके पीछे तो सबसे बड़े फैक्टर्स
ऑप्टिमाइज्ड शिपिंग लेन्स और एक्सट्रीमली चीप लेबर रेट्स रहे हैं, जिसका सही इस्तेमाल डेंग जाओपिंग ने किया। जब फॉर्मर लीडर डेंग जाओपिंग ने चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, तब उन्होंने एक फ्री मार्केट स्ट्रक्चर को अनाउंस किया। इसके चलते चाइना में स्टेट रेगुलेशंस रिड्यूस कर दिए गए और बड़ी कंपनीज को सडनली एक ऐसी जगह मिली जहां दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स लोकेटेड थी और यहां वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर सस्ते से सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स बनाकर मैक्सिमम मुनाफा कमा सकते थे। खैर, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मैजिक के सबसे इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स हुए जिन्होंने चीन को एक पूवरिस्ट इकोनॉमी से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का काम किया। ये थे टेक्सटाइल्स और उससे रिलेटेड कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर रिलेटेड गुड्स और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शलाइजेशन हुआ और स्टेट ओनरशिप ऑफ फार्म्स को हटा दिया गया। इसकी वजह से चाइना में कैश क्रॉप्स को बूस्ट मिला और 90 के दशक में चाइना कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। नतीजा ये हुआ कि चाइना की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो होने लगी और 1993 में तो टेक्सटाइल का ग्रोथ रेट 95% तक था। चीप टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी चालू हुआ क्योंकि ओपन डोर पॉलिसी के तहत चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो गया था। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में ग्रोइंग कंज्यूमर पॉपुलेशन और वहां से चाइना की जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को अच्छा खासा मार्केट दिया। इसीलिए चाइना ने 2011 में यूएसए को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी बनने का गौरव हासिल किया। लेकिन पिछले 5 सालों में चीजें काफी बदल गई हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो चाइना के टेक्सटाइल्स में क्लोथिंग एंड एसेसरीज जो 2016 में वर्ल्ड मार्केट का 41% शेयर कंट्रोल करती थी, वो 2022 में 37% तक गिर गया है। इसके अलावा फुटवियर का ग्लोबल शेयर 72% से गिरकर केवल 65% रह गया है। ट्रैवल गुड्स एंड हैंडबैग्स में भी जबरदस्त गिरावट हुई है, फ्रॉम 83% इन 2016 टू 70% इन 2022। और ये गिरावट ग्रेजुअली हुई है, यानी मोस्ट सेक्टर्स में ये गिरावट साल दर साल कम होती गई है। इसलिए इसे सिर्फ कोविड डिसरप्शन पर ब्लेम नहीं किया जा सकता। दोस्तों, टेक्सटाइल के अलावा चाइना की इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। रिफॉर्म्स के बाद के 40 सालों में चाइना के साथ साथ उसके चारों तरफ की दुनिया भी रैपिडली ट्रांसफॉर्म हुई, जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा न्यू रिवॉल्यूशन देखने को मिला, जिस वजह से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी लोगों की जिंदगियों के साथ डीपली जुड़ गया। स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट्स, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स एक वाइड कंज्यूमर बेस के जीवन का हिस्सा बन गए। ऐसे में अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्विक प्लानिंग के चलते चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को पीसीबी, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कैपेबल बना दिया। शेंजन जैसे बड़े शहर ऐसे ही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए थे। आपको बता दें कि 90s के शुरुआती सालों में ईस्ट एशियन कंट्रीज की कंपनीज जैसे कि जापान की सोनी एंड पैनासोनिक और साउथ कोरिया की एलजी एंड सैमसंग के प्रोडक्ट्स लाइक टीवी, फ्रिज, रेडियो एक्सेट्रा की दुनिया भर में डिमांड बढ़ने लगी। बट एक्सपैंड करने के लिए उनके पास ना ही लेबर थी और ना ही लैंड। इसका फायदा चाइना ने उठाया और इन कंपनीज को अपने देश में प्लांट सेटअप करने के लिए कहा। 1980s का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुआंगडोंग प्रोविंस में स्थित शेंजन बना, जहां आज 60,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। ये प्रोविंस चाइना के 30% एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व है और इसीलिए इसे चाइनीज सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। लेकिन अब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी डिक्लाइन साफ दिखाई देने लगा है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट टेक सिटी शेंजन में हुआ है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने आईफोन से एसई के आउटपुट टारगेट्स को नेक्स्ट क्वार्टर में कट डाउन करने के प्लान्स बना लिए हैं। यूएसए, जो कि चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट रहा है, वहां चाइना से आने वाले आईटी हार्डवेयर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट्स 2018 से 62% तक गिर गए हैं। यूएस सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स में भी चाइनीज शेयर की गिरावट 47% से 39% तक देखी जा सकती है। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी ही गिरावट यूएस के बाहर भी देखी गई है। उदाहरण के तौर पर शेंजन टीनबर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने एक्सपोर्ट्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 50% का डिक्लाइन देखा है। इस कंपनी के हेड का कहना है कि हाई रॉ मटेरियल और शिपिंग कॉस्ट के चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी 2019 में 30% से 2020 में 15% तक गिर गया था। इन सब के अलावा स्टील इंडस्ट्री पर हम नजर डालें तो हम पाएंगे कि जब माओ के बैकयार्ड फर्नेसेस से प्रोड्यूस हो रहे पुअर क्वालिटी स्टील ने चाइनीज स्टील इंडस्ट्री का दम घोट दिया था, तब डेंग के रिफॉर्म्स ने स्टील को चाइना में एक नई जिंदगी दी। नतीजा ये हुआ कि 90 के दशक में वहां का स्टील सेक्टर भी रैपिडली ग्रो हुआ और अगले 2 दशकों तक एक्सपैंड होता रहा। यही वजह है कि 1996 से लेकर 2020 तक चाइना दुनिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बना हुआ है। चाइना के स्टील ग्रोथ स्टोरी में उसकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन और ग्रोइंग रियल इस्टेट सेक्टर का बढ़ता हाथ माना गया है, क्योंकि 95% चाइनीज स्टील डोमेस्टिकली ही कंज्यूम हो जाता है। लेकिन चाइना के सेक्टर के ग्लोरी डेज भी अब खत्म हो गए हैं। स्कॉलर्स का मानना है कि स्टील के लिए चाइनीज डोमेस्टिक डिमांड अब पीक हो चुकी है और डिक्लाइन की तरफ बढ़ रही है।
इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन पोर्टल माई स्टील का दावा है कि जुलाई 2022 में 80% से ज्यादा चाइनीज स्टील मिल्स लॉस में चल रही हैं। इसके अलावा 500 में से 247 कंपनीज के सर्वे में पाया गया कि इनका एवरेज प्रॉफिट लगभग 9% तक घट गया है। रिसेंटली चाइना और वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी चाइना बाओ स्टील ग्रुप ने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया था जब उसके एक इंटरनल मीटिंग में स्टील इंडस्ट्री के सामने ग्रेट चैलेंजेस की बात की गई। कहा गया कि चाइनीज स्टील सेक्टर में सेल्स, प्राइसेस और प्रॉफिटेबिलिटी सभी में गिरावट हो रही है। बाओ के चेयरमैन चेंग डेरोंग ने यह भी कहा कि इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग विंटर। लेकिन दोस्तों, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डाउनफॉल की कहानी सुनकर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर चाइना के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में यह ब्रेक कैसे लगा। तो चलिए फिर देखते हैं उन कारणों को जिसके चलते चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मैजिक अब फेड होने लगा है। दोस्तों, जैसे जैसे तेजी से चीन की इकोनॉमी एक्सपैंड हुई, वहां की आबादी बढ़ी और ग्लोबल लेवल पर उसकी उपस्थिति भी बढ़ी। लेकिन वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डैमेज और लेबर लॉस के बारे में भी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसने चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इम्पैक्ट किया। पुअर वर्किंग कंडीशन से लेकर एनवायरमेंटल डैमेज और कोल के इस्तेमाल से चलने वाली पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, इन सब के अगेंस्ट ग्लोबल अवेयरनेस को एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसने चाइनीज ग्रोथ को इम्पैक्ट किया है। कुछ स्कॉलर्स ये भी दावा करते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ और बढ़ते स्पेशलाइजेशन ने भी लेबर रेट्स को इंक्रीज किया, जिसके चलते एवरेज मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ने लगे। ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हुआ है और इसीलिए भी वेज डिमांड ग्रो हुई। साथ में एजिंग पॉपुलेशन के चलते भी लेबर कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हुई। इसके चलते वो चाइना जो चीप लेबर का हब था, अब उसके मैजिक की चमक धमक कम होने लगी। उधर यूएसए में ट्रम्प के राइज के बाद यूएसए और चाइना के बीच चालू हुए ग्लोबल ट्रेड वॉर ने भी चाइनीज इकोनॉमी को मैसिवली हिट किया। इस ट्रेड वॉर ने न सिर्फ चाइनीज गुड्स का यूएस में एक्सपोर्ट कम किया, बल्कि उन देशों के साथ भी चाइनीज ट्रेड कम हुआ जिस पर अमेरिका ने डिप्लोमेटिक प्रेशर्स क्रिएट किए। कई देशों ने खुद भी उस चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके तहत चाइना सब्सिडीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज का गलत इस्तेमाल करके चीप गुड्स को दुनिया भर में डंप कर रहा था। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज और एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाकर कई देशों ने चाइनीज गुड्स से खुद के लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश की। खैर, एनालिसिस रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रेड वॉर के फर्स्ट टैरिफ से लेकर अभी तक चाइनीज एक्सपोर्ट्स ग्लोबली $25 बिलियन से कम हो गए हैं। 2019 में, यानी ट्रेड वॉर के इमीडिएटली बाद, चाइना से एक्सपोर्ट होने वाले मोबाइल फोन्स और उसके पार्ट्स 15% से डिक्लाइन हुए थे और एलसीडी पैनल्स में भी 6% की गिरावट देखी गई थी। इन सब के बीच कोविड-19 चाइना को एक ऐसा सदमा दे गया जिससे उभरने की कोशिश वो आज भी कर रहा है। कोविड लेड शटडाउन्स और रिस्ट्रिक्शंस ने तो कई चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ऑलमोस्ट शटडाउन की तरफ पुश कर दिया। ऊपर से बड़ी कंपनी जैसे फॉक्सकॉन के प्रोटेस्ट को तो आप देख ही रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और सप्लाई चेन इंटरप्शंस ने भी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर अपना असर दिखाया। रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग स्लो हुई है, जिससे प्रोडक्शन का स्लोडाउन हुआ और इसके चलते एंड डिलीवरीज टू कस्टमर्स भी रिड्यूस हुई। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक फर्म एमडीएस ट्रांस मॉडल द्वारा शेयर्ड एक डेटा के मुताबिक कोविड के बाद चाइना ने की कंज्यूमर कैटेगरीज जैसे क्लोथिंग, एसेसरीज, फुटवियर, फर्नीचर और ट्रैवल गुड्स में अपनी पकड़ खो दी है। इसके अलावा वो बाकी की कैटेगरीज जैसे मिनरल्स और ऑफिस टेक्नोलॉजी में भी डिक्लाइन देख रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण चाइना का जीरो कोविड अप्रोच है, जिसके चलते मैन्युफैक्चरर्स अब चाइना के बाहर देखने लगे हैं। वहीं कोविड के चलते पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने भी काफी प्रॉब्लम झेले हैं। कोविड पॉलिसीज के चलते ट्रकिंग, सीएफएस वेयर हाउसिंग और कंटेनर यार्ड्स में प्रॉब्लम्स देखे गए। फ्रेट ट्रैकिंग फर्म प्रोजेक्ट 44 की माने तो 2021 से चाइना से निकलने वाले टोटल वेसल टीयू या फिर कंटेनर कैपेसिटी में मैसिव गिरावट देखी जा रही है। डेटा की बात करें तो 11.2 मिलियन प्री 2021 मंथली वेसल कैपेसिटी गिरकर 8.6 मिलियन टीयूज हो गई है। इसके अलावा ओशन कैरियर्स द्वारा ट्रांसपोर्ट के लिए दिए जाने वाले ऑर्डर्स में भी गिरावट है। निंगबो का बंदरगाह, जो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह और तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस पर चाइनीज सरकार की जीरो कोविड नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव देखा गया। इसके अलावा ट्रेड वॉर के चलते चाइनीज गुड्स के लिए जो ग्लोबल डिमांड कम हुई, उसने फ्रेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी को भी गिरा दिया। इन सब के बीच एक और बड़ा फैक्टर है जिसने चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट किया, और वो है नए ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का राइज, जिसने चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सोडस से जन्मी अपॉर्चुनिटीज को परमानेंटली टैप कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि चाइना से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग कहां जा रहा है, जिसके चलते चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मैजिक सीरियस कंपटीशन फेस करने लगा है। तो अमेरिका भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने देश में हाई लेबर कॉस्ट और लो लेबर स्किल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए बिना फिर से मैन्युफैक्चरिंग जायंट नहीं बन सकता है।
इसलिए वहां की एमएनसीज चाइना से बाहर जाकर भी उसे अमेरिका में शिफ्ट नहीं कर सकती। ऐसे में इन एमएनसीज के लिए चाइना के बाहर मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करने का बेस्ट लोकेशन बचा है साउथ ईस्ट एशिया, जो लार्ज पॉपुलेशन और लो लेबर कॉस्ट के चलते एक अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है। इसलिए कई साउथ ईस्ट एशियन देशों ने चाइना से बाहर निकल रही कंपनीज के लिए खुद को तैयार किया और इंडिविजुअल कंट्रीज ने नीश स्पेशलिटीज डेवलप करनी शुरू की। उदाहरण के तौर पर हम वियतनाम की बात कर सकते हैं, जिसने अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से खुद की पॉलिसीज को ढाला। यही वजह है कि पॉपुलर स्पोर्ट्स वियर ब्रांड जैसे कि नाइकी और एडिडास ने अपने फुटवियर बेस को रीएलोकेट कर उसे वियतनाम की तरफ शिफ्ट कर दिया। एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रोडक्ट्स बनाने के एफर्ट्स में भी इन कंपनीज के लिए नए डेस्टिनेशंस की जरूरत थी, जिसमें नए देशों में बेस बनाना इनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। डेटा की बात करें तो लगभग 7% फर्नीचर, 5% टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और 2% इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑर्डर्स चाइना से वियतनाम की ओर चले गए हैं। थाईलैंड की बात करें तो वो ऑटोमोटिव्स, नेचुरल रबर मैन्युफैक्चरिंग, फूड और बेवरेजेस का नया हब बनकर उभरा है। इसलिए वहां से यूएसए को जाने वाले एक्सपोर्ट्स में लगभग 20% का राइज देखा गया। यही नहीं, थाईलैंड आज चाइना को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपटीशन दे रहा है। उधर इंडोनेशिया भी आज एक नया डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, जहां चाइना से रिलोकेट होने वाली कंपनीज नए अवसरों की तलाश कर रही है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सोडस को टैप करने के लिए कई एक्टिव एफर्ट्स भी लिए हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जावा जैसे शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने के लिए लगभग $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स अप्रूव किए हैं। मलेशिया और बांग्लादेश ने भी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग शेयर का एक हिस्सा चाइना से छीन लिया है। ऐसा एमडीएस ट्रांस मॉडल का दावा है। उधर ताइवान में भी मेटल मैन्युफैक्चरिंग में राइज देखा गया है। अब अपने देश इंडिया की बात करें तो वो भी एक राइजिंग ग्लोबल पावर है, जिसका खुद का कंज्यूमर बेस एक्सपैंड हुआ है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने भी फेडिंग चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मैजिक से होने वाले फायदे को टैप करने के प्रयास शुरू किए हैं और खुद को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाने की जद्दोजहद शुरू करी है। इंडिया के पास ऑलरेडी एक मैसिव ऑटो, फूड और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग बेस है। इसके अलावा एप्पल और उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स जैसे फॉक्सकॉन और वेस्टर्न ने भी चेन्नई और बैंगलोर में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किए हैं। इसके अलावा अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के भी कुछ देश हैं जो इस नई अपॉर्चुनिटी के दौर में पीछे नहीं रहना चाहते। यही वजह है कि मेक्सिको और ब्राजील ने मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में स्पॉटलाइट गेन करी है, स्पेशली ऑटोमोटिव्स के स्पेस में। और तो और ट्रेड वॉर के 4 साल बाद चाइना ने आईटी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना सिग्निफिकेंट यूएस मार्केट मेक्सिको और ताइवान जैसे देशों के हाथों लूज कर दिया है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चाइना वर्ल्ड मार्केट में अपनी कमजोर पड़ती धाक को बचा पाएगा या फिर नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइनीज प्रोडक्शन में गिरावट जरूर है, लेकिन आज भी दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव्स चाइना की तरफ ही देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के स्पेस में चाइना अभी भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। ऐसे में वो वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब खोने से खुद को भले ही ना बचा पाए, लेकिन कुछ समय तक वर्ल्ड की इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री तो बना ही रहेगा। वहीं अगर बात टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की है तो एप्रोप्रिएट स्टेप्स के जरिए शायद चाइना इस वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब का खिताब कुछ और समय तक उसके पास रख पाए। इस पूरे सिनेरियो में हमारे लिए सबसे दिलचस्प बात यह रहेगी कि क्या चाइना के जाने के बाद पैदा हुए मैन्युफैक्चरिंग मैजिक वॉइड को इंडिया कितना और किस लेवल तक फुलफिल कर पाता है। और अगर इस सवाल के जवाब को हम सही से ढूंढ पाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस विश्व का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब भारत ही होगा। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, मैन्युफैक्चरिंग मैजिक ऑफ चाइना इज फेडिंग अवे, डिस्कस द मेजर इंडिया कैन टेक to fill that empty void. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।